कहानी की शुरुआत होती है यू से, जो अपने स्टोर के बाहर खड़ा होकर कह रहा होता है, साइंस क्लब में आइए, हम यहाँ प्रिजर्व्ड फ्लावर से बनी एसेसरीज बेच रहे हैं। पर कोई भी यहाँ उसे भाव तक नहीं देता। वो सोचता है कि मुझे 8th स्टैंडर्ड में ही समझ आ गया कि अर्जुन कपूर की एक्टिंग और मेरी सेलिंग टेक्निक कितनी बढ़िया है। मैं तो 100 में से सिर्फ 5 ही बेच पाया, क्या मैं ये सभी कल तक बेच भी पाऊंगा? हो ही नहीं सकता। ये सोचते हुए वो अपने स्टोर के अंदर जाता है और यहाँ एक लड़की खड़ी होती है, जो उसे देख कहती है, ओ तो तुम यहाँ हो, कहाँ थे तुम इतने देर से? तुम ही साइंस क्लब के यू नात्सु में हो ना? यू घबराते हुए कहता है, हाँ मैं ही हूँ, क्यों? वो लड़की कहती है, तुम ऐसे अपने स्टोर को छोड़कर कहाँ गायब थे? तुम्हें पता है कुछ लड़कियां यहाँ आई थी चीजें लेने के लिए। ये सुन यू एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या सही में? पर फिर वो उदास होकर कहता है, मैं होता भी तो कोई फायदा नहीं होता। वो लड़की कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हो? यू कहता है, क्योंकि मैं उन्हें भी नहीं बेच पाता। वो लड़की कहती है, पर उन्होंने तो खरीदा, पूरे 15 कस्टमर्स ने खरीदे, तुम्हारे 27 आइटम्स बिक गए हैं। ये सुन यू काफी खुश होते हुए कहता है, क्या सही में? ये तो काफी ज्यादा है, तुम्हारा शुक्रिया। इतना कह के वो चुप हो जाता है। वो लड़की कहती है, हे नात्सुमे, तुम दूसरी तरफ क्यों देख रहे हो? यू कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, और सोचता है कि खूबसूरत लड़कियां मेरे लिए नहीं बनी। तभी उससे पूछती है, तो मुझे बताओ कि तुम्हें 100 एसेसरीज ही क्यों बेचनी है? जो सुन यू हैरान होते हुए पूछता है कि ये तुम्हें कैसे पता चला? वो लड़की कहती है, तुम्हारे क्लब के ही साथों ने बताया। यू कहता है, पर ये एक प्राइवेट कन्वर्सेशन हो जाएगी। वो लड़की कहती है, उससे क्या हुआ, बताओ मुझे। अचानक से यू को एक मूवी की लाइन याद आती है कि मेरी जैसी सुंदर लड़की अगर तुमसे कुछ पूछ रही है तो बेहतर यही होगा कि तुम सच बता दो। यू मन में कहता है, बेशक ये सुंदर तो है, और मैं इसे बताऊं तो कहीं ये मेरा मजाक न उड़ाए। फिर वो मन बनाता है बताने का कि मेरा ये ड्रीम है कि आगे चल के मैं अपनी खुद की एसेसरीज की दुकान खोलूं, और घर वाले चाहते हैं कि मैं कोई ढंग का 9 to 5 जॉब करूं। इस पर मेरी उनके साथ बहस हुई तो उन्होंने कहा कि तुम जो चाहे वो करना, अगर तुम स्कूल बाजार में 100 एसेसरीज भी बेच पाए तो। ये सुन वो लड़की की आइकॉनिक हंसी निकल जाती है। वो कहती है, जरूर तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा तुम्हारे जल्दबाजी भरे डिसीजन को लेके कही होगी बेवकूफ। यू कहता है, सीरियसली? हम अभी भी मिले हैं और तुमने ये कैसे जान लिया कि यही बात होगी? मुझे तुमसे ये बताना ही नहीं चाहिए था, और वैसे भी तुम हो कौन? वो लड़की कहती है कि तो अब तुम्हारे पास कितनी बच गई बेचने को? यू देखकर कहता है, 68। वो लड़की कुछ कैलकुलेट कर कहती है, ठीक है तो चलो अब इन सबको भी बेचने की तैयारी करते हैं। कल का दिन तुम मुझ पर यानी हिमारी पर छोड़ दो। सीन शिफ्ट होता है अब 2 साल बाद। यू देखता है कि स्कूल में कुछ लड़कियां हिमारी से उसकी इंस्टा पोस्ट को देखकर पूछ रही होती हैं, ये इयररिंग्स तो मुझे काफी पसंद आई, कहाँ मिलेंगी ये? हिमारी कहती है कि हाँ ये हाथ से बनाई हुई हैं, ये लो, ये तुम्हें इस ऑनलाइन स्टोर पे मिल जाएगी जिसका नाम यू है। यू इधर सोचता है कि उस दिन को 2 साल बीत गए। अगले दिन मैं सारी की सारी एसेसरीज बेच पाया था हिमारी की मदद से। आजकल मैं अब इन्हें गूगल से प्रमोट कर ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए सेल कर रहा हूँ। मेरी फैमिली इसकी कन्वीनियंस स्टोर चला रही है, और मैं अभी माइनर हूँ इसलिए ऑनलाइन ही सेल करता हूँ। हाँ थोड़े बहुत सिरदर्द वाला काम है, पर मैं कभी इस बात की कंप्लेन नहीं करता। कम से कम इन फ्लावर्स के प्राइस तो निकल ही जा रहे हैं। फिर वो अपने न्यू डिजाइन को बनाते हुए कहता है, कभी कभी लगता है मेरी दुनिया बाकियों से काफी अलग है, पर मुझे अकेले काम करने में ही खुशी मिलती है। मेरा नाम पंकज नहीं है, पर फिर भी घर वालों को लगता है कि मैं उदास हूँ, लेकिन मैं हूँ एक क्रिएटर, और हम अकेलेपन में ही खुश रहते हैं। तभी उसकी शांति भंग करने उर्वशी आ जाती है। ओह एक और कमाल की चीज बना रहे हो? यू कहता है, हिमारी काम के समय नहीं। हिमारी कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे 1 घंटे से ज्यादा इग्नोर कर सकते हो? ये कहते हुए वो उसके गोद में बैठ जाती है और कहती है कि चलो मैंने तुम्हारी आंखों में वो काम को लेकर के चमक देख ली है, तो अब स्टोर क्लोज करने का टाइम आ गया है। यू उठ के दूसरी साइड बैठ जाता है, पर हिमारी कहते हुए उसके पीठ पर चढ़ जाती है कि इतना शर्माओ भी मत। यू को उसे देख फिर कुछ लाइन्स याद आती हैं कि तुम्हें थोड़ा और ग्रेटफुल होना चाहिए जब मेरी जैसी क्यूट सी लड़की पूरी तरह से तुम्हारी साइड हो। यू सोचता है कि क्यूट तो ये है। फिर वो कहता है कि मैं उस स्कूल बाजार की बात को याद कर रहा था, उस समय तुम्हारे बाल लंबे थे ना? हिमारी कहती है, और तुम्हारे बाल उस समय छोटे थे। यू कहता है, ठीक है अब उतरोगी पीठ से? हिमारी कहती है, नहीं ये तो मेरी फेवरेट सीट है। यू कहता है, तुम दुबली पतली हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ऊपर ही चढ़ी रहोगी। ये सुन यू का गला तो हिमारी के हाथ में था ही, वो उसे दबाने लगती है। यू कहता है, ठीक है मैं हार मानता हूँ, चलो अब घर को निकलते हैं। और यहाँ यू सोचता है, एक और हमारा आम सा दिन गुजरा, और अभी अभी आपने जो देखा ये था हमारा खेल का मैदान, जो हमने एक दूसरे के बीच पिछले 2 सालों से बना के रखा है। सीन यहाँ से एक पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर यू पूछता है कि तुम मेरी सेवियर क्यों बनी थी उस दिन? हिमारी कहती है, मैंने किसी को नहीं बचाया, मैं उन एसेसरीज को बेचना चाहती थी तो मैंने बस मदद की और कुछ नहीं। तुम्हें अपने वर्ड सोच समझ कर चूज करने चाहिए। यू कहता है, मैं समझा नहीं। अचानक से हिमारी कहती है, चलो करते हैं,
एक फ्लावर एसेसरीज शॉप ओपन, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। यू पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है? हिमारी कहती है दरअसल ये नेकलेस जो तुमने अभी मुझे गिफ्ट दिया, मेरा नजर इस पे तब से था जब तुम इसे बना रहे थे। ये सुन यू हैरान होकर पूछता है कि क्या, तुमने कहाँ से देखा? हिमारी कहती है हॉल की खिड़की से, मैं तुमसे बात करने की भी कोशिश करती थी पर तुम इग्नोर करते रहते। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि इसी बीच मुझे पता चला कि तुम तो अपने फ्लावर्स की रोज ध्यान रखते हो, तुमने उनके नाम भी रखे हैं और उन्हें काटते टाइम तुम रोते भी हो। ये सब सुन यू एम्बेरस होते हुए कहता है तो तुमने वो सब भी देख रखा है? हिमारी कहती है यप, और मेरा ध्यान सिर्फ इस चीज पे था कि मैं ये बनाई तुम्हारी नेकलेस को सबसे पहले खरीद लूं। वो तो मुझे स्टोर आने पे पता चला कि इधर तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैंने फिर अपने भाई से मदद मांगी और यकीन मानो कि मुझे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और अब तुम्हें इसका एहसान चुकाना पड़ेगा। यू पूछता है और वो कैसे? हिमारी कहती है क्या मैं तुम्हारी आंखें ले सकती हूँ? ये सुन तो यू कहता है क्या, और आंखें सिकोड़ने लगता है। तभी हिमारी उसके हाथ से बर्गर को लेकर खाते हुए कहती है अरे गोटियां खेलने के लिए नहीं मांग रही रे, मुझे तुम्हारी आंखों की चमकाहट चाहिए। मुझे ये काफी अच्छी लगती है जब इन आंखों में तुम्हारे काम को लेकर जुनून होता है। ये फोकस्ड होती हैं और प्यारी दिखती हैं। यू कहता है मेरी आंखें? हिमारी कहती है हाँ, वादा करो कि ये जुनून भरी नजरें तुम सिर्फ मुझे दिखाओगे और मैं इसके बदले तुम्हारे लिए एक्सेसरीज सेल करूंगी। फिर वो उस बर्गर को उसके सामने रखते हुए कहती है तो चलो एक रास्ता चुनते हैं साथ में, बेस्ट फ्रेंड की तरह। और यू उसे खाते हुए कहता है एक बेस्ट फ्रेंड? फिर वो अपने दी नेकलेस को देख सोचता है ये निशानी है दोस्ती, सहयोग और कभी अलग नहीं होने का। सीन अब प्रेजेंट में आता है और यू हिमारी से पूछता है कि उस टैलेंट एजेंसी का क्या हुआ जहाँ तुम गई थी ऑडिशन के लिए? हिमारी कहती है ना, मैंने वो आइडिया कैंसिल कर दिया, उसकी जगह पे मैं तुम्हारी एसेसरीज को प्रमोट कर रही हूँ। यू कहता है क्यों? हिमारी कहती है क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और अगर तुम 30 साल से पहले अपनी खुद की स्टोर नहीं खोल पाओगे तो मैं तुमसे शादी कैसे करूंगी? यू कहता है कि तुमने ये जोक पहले भी मारे हैं, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बड़े भैया मुझे छोटा भाई मानते हैं, मुझे बुरा लगेगा। हिमारी कहती है अरे चिंता मत करो, वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, वो ना नहीं कहेंगे जब तक कि तुम खुद ही किसी और से शादी नहीं कर लेते। यू कहता है हाँ शादी, पहले तो किसी को डेट तो करूं। हिमारी उसे छेड़ते हुए कहती है क्यों, अभी भी तुम अपनी 13 साल वाली क्रश पे ही अटके पड़े हो क्या? भाई ये सब चीजें तो मेरे लिए भी पर्सनल हो गई हैं। हिमारी कहती है मुझे तो लगता है कि तुम ऐसी ही कहानी बनाते हो। यू कहता है कि अब बस करो। हिमारी कहती है देखो ये अच्छी बात है कि तुम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हो, लेकिन समय आ गया है कि तुम कुछ रियल लाइफ की लड़कियों को भी अटेंशन दो, गर्लफ्रेंड बनाओ। क्यों? यू कहता है हाँ शायद मैं भी बना पाता अगर मेरे आगे पीछे तुम नहीं घूमती रहती तो। हिमारी कहती है हाँ पर मेरे तो बॉयफ्रेंड्स हैं इधर उधर, तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो। यू कहता है या ये इस वजह से है कि जिन लड़कों को तुम रिजेक्ट कर देती हो वो जाके मेरे बारे में स्कूल में रूमर्स फैला देते हैं। हिमारी कहती है हाँ वो तो फैलाएंगे ही ना, मैं उनसे जब भी बात करती हूँ तो सिर्फ तुम्हारी जिक्र तो होती है क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं आते और मैं बोर होने लगती हूँ। यू उसकी बातें सुन कहता है तुम कभी कभी बहुत ही बेकार बात करती हो। हिमारी हंसते हुए कहती है हाँ जब बात रोमांस की होती है तो मुझे समझना आसान नहीं है। यहाँ यू कहता है कि सही में एक बात बताओ, क्या तुम तब तक शादी नहीं करोगी जब तक मैं खुद का स्टोर न खोल लूं? हिमारी कहती है यप, और कौन जानता है शायद उससे पहले घर वाले ही मेरी शादी कहीं और करा दें, और चूंकि स्टोर खुलने से पहले तुम तो शादी करोगे नहीं। यू कहता है ऐसे मत बोलो कि जैसे मेरी गलती है। हिमारी कहती है वो कोई बूढ़ा आदमी भी हो सकता है, मेरी कोमल कोमल बदन पे उसके रुखड़े रुखड़े हाथ पड़ेंगे। यू कहता है क्या तुम ऐसी सिचुएशन पे ये जोक मारना बंद करोगी? फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हारी एंगेजमेंट इन दिनों होने वाली है? हिमारी कहती है वो कर सकते हैं जैसे ही मैं 10th पास करूं, खास करके मैं ऐसे घर से आती हूँ जहाँ पॉलिटिक्स के लिए शादियां भी हुई हैं। जो सुन यू कहता है अगर ऐसा होगा फिर तो एक दोस्त के नाते मुझे तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालना पड़ेगा। अचानक से हिमारी की आइकॉनिक हंसी छूट जाती है। वाह मैं तो मजाक कर रही थी, अभी कोई मेरी एंगेजमेंट नहीं कराने वाला, तुम तो पूरी तरह से ख्यालों में खो गए थे। यू गुस्से से कहता है कि ये तुम थी जो बूढ़े आदमी रुखड़े हाथ और पता नहीं क्या क्या बोल के चीजें शुरू की। सीन शिफ्ट होता है जहाँ यू अपनी चीजों की डिलीवरी ट्रैक कर रहा होता है। तभी उसे हिमारी की कही बात याद आती है कि काश हर लड़के तुम्हारे जैसे होते। यू तुम्हें पता है डेट के नाम पे चीजें कहाँ तक चली जाती हैं? तुम्हारा क्या है, तुम्हारी क्या कोई गर्लफ्रेंड है? यू कहता है मेरा जैसा काम है जाहिर सी बात है कोई नहीं होगी। हिमारी कहती है हाँ हम दोनों सिंगल ही ठीक हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें कोई 30 साल तक नहीं मिलता है तो क्या हम साथ हो सकते हैं? यू कहता है अजीब ऑफर है पर 30 साल ही क्यों? हिमारी कहती है क्योंकि शायद ये आखिरी लाइन होती है लाइफ को तब तक स्टेबल करने के लिए, और तब तक तो हम स्टोर भी खोल पाएंगे ना। तो बताओ क्या तुम 30 तक अगर अकेले रहे तो मुझे पिक करोगे?
यू कुछ देर तक सोचता है और कहता है कि उस समय तो सिचुएशन ऐसी रहेंगी कि तुम क्या, मैं तुमसे भी ज्यादा बेकार लड़की पिक कर लूंगा। जो सुन हिमारी कूद के उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि भावा तुम तो बेस्ट हो यू, पहली बार मुझे कोई रिजेक्ट किया है। सीन प्रेजेंट में आता है और यू उस जगह पे था जहाँ से प्रोडक्ट की डिलीवरी उसकी दीदी संभालती थी। वो कहता है कि मैं कुछ आज के ऑर्डर्स लाया हूँ। उसकी दीदी कहती है बेवकूफ, कितनी बार कहा है कि यहाँ आने से पहले मुझे मैसेज कर दिया करो। यू माफी मांगता है और कहता है कि हिमारी के प्रमोशन करने से सेल्स बढ़ रहे हैं, कुछ और फंड्स उसके लिए दे दीजिएगा। इधर हिमारी से उसका सीनियर पूछता है तुम उस लूजर को डेट तो नहीं कर रही ना, तुम उससे बेहतर डिजर्व करती हो। हिमारी कहती है सेनपाई क्या ये सवाल काम से रिलेटेड है? वो कहता है क्या नहीं। फिर वो कुछ पेपर्स की प्रिंट निकालते हुए सोचती है गधा कहीं का, जो यू को नहीं जानता उसके बारे में कुछ भी बोलने का हक नहीं रखता। क्या एक लड़का लड़की की फ्रेंडशिप बनी नहीं रह सकती? क्यों नहीं रह सकती? आप इस फीलिंग्स को किस तरह से देखते हो? क्या ऐसे कि मैं यू की ड्रीम पूरी करने में मदद इसलिए कर रही हूँ ताकि सिर्फ मैं उसे किस कर सकूं या उसके साथ सो सकूं? अगर बात उसे किस करने की होती तो मुझे इतनी तामझाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जिस दिन यू अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लेगा उसे बाय करना मेरे लिए डिप्रेसिंग तो होगा ही। इधर यू वेंडिंग मशीन से हिमारी के लिए भी एक स्मूदी ले रहा होता है। तभी उसकी नजर सामने से आ रही एक खूबसूरत बला पे पड़ती है। तभी वो यू को नोटिस कर लेती है और यू सोचता है कि क्या उसने मुझे उसे देखते देख लिया। फिर वो मन में कहता है सुंदर लड़कियां मेरे लिए नहीं बनी, पर फिर भी मैं इन्हें पसंद करता हूँ। हाँ, ये सुनने में कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा, पर मैं इन्हें अपनी एसेसरीज के सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद करता हूँ। फिर वो उसकी एक एक डिटेलिंग नोटिस करने लगता है और तभी उसकी नजर उसके हाथ की ब्रेसलेट पर पड़ती है। यू सोचता है कि ये ब्रेसलेट ये तो मैंने ही बनाई थी, सिर्फ 2 एडिशन मैंने बनाए थे, एक हिमारी के नेकलेस में है और दूसरा मैंने 8th स्टैंडर्ड में बेचा था। तभी उस लड़की की ब्रेसलेट नीचे गिर जाती है और उसकी चेन टूट जाती है। वो लड़की कहते हुए रोने लगती है कि ये टूट गया कैसे? यू उसके सामने जाकर कहता है हे, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो सोचता है कि पता नहीं क्यों पर मैं इस डार्क हेयर वाली लड़की से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा। ऐसा अक्सर नहीं होता कि मैं किसी की आंखों में खो जाऊं। तभी अचानक से वो लड़की कहती है एक्सक्यूज मी, तुम क्या चाहते हो? यू घबराते हुए कहता है माफ करना, मुझे लगा ये तुम्हारे लिए खास होगा, भूल जाओ मैंने जो भी कहा, और वहाँ से भागने लगता है। ये सोचते हुए कि मैंने कितनी बेकार तरीके से हेल्प ऑफर किया, अगर हिमारी ये जानेगी तो वो तो वाह वाह करके हंसने लगेगी। मैं उसे नहीं बताऊंगा, ये राज मैं अपने साथ दफन करके ले जाऊंगा। और बेचारा हर बात जाके बक देता है। और हिमारी अब क्लास में उससे मैसेज कर पूछ रही होती है तो तुम चाहते हो मैं उसे तुम्हारे लिए ढूंढूं? तुम उसे डेट करने को पूछना चाहते हो ना? क्या ये कोई नसीबों वाला मिलन तो नहीं था? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रिजेक्शन की एक वीडियो बनाऊं? वो उसके किसी बातों का रिप्लाई नहीं करता और स्टडी पे फोकस रहने को कहता है। पर तभी हिमारी कहती है तुम मेरे मैसेज को इग्नोर क्यों कर रहे हो? यू कहता है कि मैं तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब क्यों दूं? तभी सर यहाँ यू को डांटते हुए कहते हैं खुद तो नहीं पढ़ना तो कम से कम हिमारी को तो पढ़ने दो नालायक। और हिमारी मुंह छुपा के हंसने लगती है। सीन शिफ्ट होता है ब्रेक टाइम पे और हिमारी कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कोई तुम्हारी उतनी पुरानी पीस पहन रहा है। यू कहता है हाँ, और सोचता है कि और उसका चेहरा मेरे किसी कस्टमर में से तो याद नहीं आ रहा। तभी उसे मिलने उसके मिडिल स्कूल का दोस्त सिंजी माकासीमा आता है। वो आते हुए कहता है कि हे नात्सुमे, काफी लोनली फील कर रहे हो। यू कहता है हाँ, एक प्ले बॉय के सामने तो कोई भी लोनली ही फील करेगा ना। सिंजी हंसते हुए कहता है ये भी कोई तरीका है अपने दोस्त से मिलने का, पर यही अंदाज तो तुम्हारा मुझे पसंद आता है। तभी उसे देख हिमारी पूछती है कैसे हो माकासीमा? सिंजी कहता है हाँ हिमारी, तुम कैसी हो? हिमारी कहती है बस अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, तुम्हारी मेहरबानी से। सिंजी कहता है हाँ मेरी मेहरबानी तो है ही, मैंने अपना यू तुम्हें जो दे दिया है। इस पर हिमारी कहती है कि तुम्हारा यू नहीं मेरा यू, और इसका ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इधर यू सर पकड़ कर कह रहा होता है आखिर तुम दोनों मेरा यू कब तक करना बंद करोगे? फिर वो दोनों से पूछता है कि अच्छा तुम दोनों मिडिल स्कूल में तो एक दूसरे को डेट कर रहे थे ना, तो तुम लोग अलग क्यों हुए? हिमारी कहती है वो तो मैं टाइम पास करने गई थी, और सही में वो एक डरावना सपने जैसा था। ये सुन सिंजी कहता है क्या तुम सही में मुझसे इतना नफरत करती थी? हिमारी गुस्से से पूरे स्कूल को चिल्लाते हुए बताती है क्योंकि तुम एक टाइम पे 5-5 लड़कियों को डेट कर रहे थे और सारा ब्लेम मुझे झेलना पड़ता था। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कितना बुली होती थी उनके बीच में। सिंजी भी चिल्लाते हुए कहता है ऐसा होता ही नहीं दोस्तों, अगर आप किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं करते तो। उसकी बातें सुन यू कहता है ये दुष्ट तो लड़कियों को भ्रमित करने में भी आगे है ताकि उन्हें ऐसा लगे कि गलती उनकी ही थी। फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ आए क्यों हो? सिंजी कहता है अरे हाँ, तुम कल वेंडिंग मशीन पे एक लड़की से बात किए थे ना,
ये सुन यू याद करता है कल की बात और पूछता है कि हाँ तुम्हें कैसे पता, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? शिनजी कहता है नहीं नहीं। फिर वो रिन को आवाज देकर कहता है आ जाओ, ये तुम्हारा पेंडेंट ठीक कर देगा। वो इन्हें दूर से ही हाय हेलो करती है और रिन को देख हिमारी कहती है इनोची, और रिन भी हिमारी को देख पहचान लेती है। सीन रूफटॉप पे शिफ्ट होता है और हिमारी कहती है तो यू जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं इनोची मेरी एलिमेंट्री स्कूल की बच्ची है। यू कहता है मैं ढूंढ नहीं रहा था, पर हाँ ये वही वेंडिंग मशीन वाली लड़की है जिसके बारे में मैंने बताया था। हिमारी कहती है और मुझे पता नहीं था कि माकाशिमा की बचपन की भी ये दोस्त है। मेरा भाई और इनोची की दीदी साथ में पढ़ते थे और ऐसे ही हम दोस्त बने थे। अरे हाँ याद आया। यू पूछता है क्या? हिमारी बताती है कि बाजार के दूसरे दिन इनोची की दीदी आई थी और उन्हें ही मैंने वो पेंडेंट बेचा था। जरूर इनोची को अपने दीदी से ही वो मिला होगा। यू कहता है हाँ ऐसा ही हुआ होगा, इसलिए शायद उसे आइडिया नहीं है कि ये मैंने ही बनाया है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ यू रिन से पेंडेंट ठीक करने के लिए मांगता है। फिर वो उसके टूटे हुए पार्ट को देख सोच रहा होता है कि मुझे इसे रिप्लेस करना होगा। उसे ऐसे सोच में पड़े देख रिन उसकी तरफ चढ़ जाती है और कहती है कि ये मत कहना कि तुम इसे बना नहीं सकते हो। यू काफी डर जाता है और हिमारी उससे कहती है अरे इनोची रिलैक्स, ये उसके बाएं हाथ का काम है, वो ठीक कर देगा, लेकिन तुम उसे से डराओ तो मत। रिन कहती है मैं कहाँ डरा रही हूँ। तो हिमारी एक शीशे को उसके सामने रख देती है और कहती है जरा देखो तो। वो ऐसे डर जाती है जैसे खुद को बिना मेकअप के देख लिया हो। फिर वो उठते हुए कहती है कि तुमने कहा था कि तुम इसे ठीक कर दोगे तो जल्दी से ठीक करो। उसकी हरकतें देख यू सोचता है कि ये लड़की तो सही में पूरी एटीट्यूड वाली है, एक नंबर की नकचढ़ी। तभी हिमारी कहती है कि इनोची तुम तो आज भी एक नकचढ़ी वाली हरकत कर रही हो। और ये सुन यू कहता है क्या इसने ये बात बाहर से बोल दी? जो सुन रिन उसके पास आकर कहती है ये सब तुम्हारी गलती है। हिमारी कहती है अच्छा, पता है तुम्हारी इस बात पे मैं क्या कहूंगी? भावा। और तभी रिन उसके मुंह को पकड़ के उठा देती है और कहती है कि अब कर भावा, तू हमेशा से मेरी फीलिंग्स के साथ खेलती आई है। मैं नहीं भूल सकती कि जब तू मेरे खिलौने और किचन चुरा लिया करती थी। हिमारी कहती है इनोची मुझे माफ कर दे बहन। यू यहाँ सोच रहा होता है कि हिमारी हार रही है, मुझे कुछ पॉइंट्स नोट कर लेने चाहिए। रिन आगे कहती है कि और वो न्यू ईयर के पीई क्लास वाली बात को तो याद करने पे मजबूर भी मत कर मुझे। हिमारी गिड़गिड़ाते हुए कहती है वो तो मुझे मजबूरन उन्हें दबाना पड़ा था, मेरे सिर्फ हाथ ही फ्री थे और वो तो 1 इन अ लाइफ टाइम चांस मिलता है। तभी हिमारी नोटिस करती है कि उसके दोनों हाथ फ्री हैं और वो कहती है सेकंड चांस। उसके बाद रिन हिमारी को जो घुमाती है जैसे लोग रिन साबुन लगा करके कपड़े को घुमा घुमा के धोते हैं। फिर वो उसके गले में एक बोर्ड लगा के लटका कर टांग देती है जिस पे लिखा था कि मैंने फिर से एक बार ये काम कर दिया। इधर यू कह रहा होता है कि हमें इस पार्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है तो तुम शांति बनाए रखो, मैं करता हूँ ठीक। फिर वो अपने कामों में लग जाता है और उसे ऐसे काम में खोए हुए देख रिन पूछती है हे हिमारी क्या ये? हिमारी कहती है हाँ ये ऐसा ही है, जब ये काम करता है तो पूरी तरह से उसमें खो जाता है। उसे तो अभी ये भी नहीं सुनाई दे रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तुम कुछ ट्राई करना चाहोगी? रिन कहती है क्या ट्राई करना है? कुछ देर बाद जब यू पेंडेंट को देख कहता है कि हाँ हो गया। जैसे वो सामने देखता है तो दोनों लड़कियां हंस रही होती हैं। वो पूछता है क्या हुआ? रिन कहती है जरा देखो तो। यू देखता है तो उसकी छोटी छोटी चोटियां बना दी गई हैं। यू कहता है हिमारी ये तुमने क्या किया, ये निकल भी नहीं रहा। हिमारी कहती है वाह वाह, देखा कैसे ये लड़कियों जैसे चिल्ला रहा है। रिन हंसते हुए कहती है हिमारी तुमने सही में ये ठीक नहीं किया। यू कहता है तुम भी कम दोषी नहीं हो इसमें। कुछ देर बाद रिन पहने हुए अपने ब्रेसलेट को देखे जा रही थी तो यू पूछता है क्या हुआ, ठीक है ना? रिन कहती है हाँ थैंक्स। सीन शिफ्ट होता है और यू कहते हुए घर को निकल जाता है कि रास्ते में ही बारिश न शुरू हो जाए। हिमारी कहती है तुम हमारे साथ बस में भी तो आ सकते हो। रिन पूछती है हिमारी क्या तुम दोनों? हिमारी कहती है कौन? यू? नहीं, हम मिडिल स्कूल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। रिन पूछती है तो तुम डेट नहीं कर रहा है? हिमारी कहती है ओहो क्यों, तुम्हें पसंद आया क्या? रिन घबराहट में कहती है ऐसा नहीं है। हिमारी इधर सोचते हुए बढ़ रही थी कि यू का बेस्ट वर्जन तो वो है जब वो एसेसरीज बनाने बैठता है, वो नहीं जैसा रिन अभी समझ रही है। मैं यू का साइड कभी नहीं छोड़ सकती, हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे जब तक वो एसेसरीज बनाना बंद नहीं कर देता। तभी बारिश होने लगती है और इधर यू और तेजी से घर की तरफ भाग निकलता है। इधर बस स्टॉप पे पहुंच रिन पूछती है हिमारी क्या कभी किसी ऐसे बंदे ने डेट के लिए पूछा है जिससे पहले तुमने कभी नहीं देखा हो? हिमारी पूछती है क्या जैसे कोई ऑनलाइन का बंदा? रिन कहती है हाँ शायद ऐसा ही कुछ। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि केवल दयालु दिल वाले लोग ही ऐसा कुछ बना सकते हैं जो लोगों के दिलों में हलचल कर देती है। ये सुन हिमारी कहती है तुम्हारी फैमिली हलवाई की दुकान चलाती है क्या? क्योंकि मेरे फूफा जी को भी समोसे खाने के बाद पेट में हलचल होती है। अच्छा सॉरी, जोक था जोक।
वैसे अगर ये तुम्हारे ब्रेसलेट बनाने वाले से रिलेटेड है तो तुमने ऑनलाइन वाले लोग की एग्जाम्पल क्यों दी? रीन कहती है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो कैसा दिखता था और इतना यकीन था कि वो किसी के नजदीक में है। हिमारी कहती है अच्छा, और वो कैसे? रीन उसकी पिक्चर को दिखाते हुए कहती है क्योंकि उसका काम हमेशा तुम्हारी तस्वीरों में झलकता रहा है। ये देख हिमारी मुंह घुमाकर कहती है इनोची, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। रीन पूछती है वो दुकान जहाँ तुम एसेसरीज बनाती हो वो नात्सु में है ना? हिमारी यहाँ सोचती है कि मैं बहुत घमंड करती थी, सिर्फ मैं ही यू को जानती हूँ कि असल में वो कौन है। मानो ये विश्वास हो कि हमारी दोस्ती हर चीज से ऊपर है, और अब लगता है कि ये सिर्फ मेरी सोच भरी थी। गाइस वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो स्टाइल आपको कैसा लगा। इसमें काफी मेहनत लगी है और आपका अगर सपोर्ट आउटस्टैंडिंग रहा तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। तो चलो मिलता हूँ किसी और वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।